हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं राजेश कुमार दुबे इस संस्थान में VI टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए जो VI के क्षेत्र में अध्ययनरत है उन लोगों के लिए मैं प्रतिदिन सिलेबस के अनुसार क्लास ले रहा हूं, वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को भली भांति पता है कि अभी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये VI का पेपर 3rd का है। ठीक है, तो मैं सीरियल वाइज, ये नहीं कि आज इस चैप्टर को पढ़ाया कल इस चैप्टर को, सीरियल वाइज टॉपिक तैयार करके आप लोगों के सामने मैं लाता हूं ताकि आप लोग परीक्षा में किसी भी प्रकार से संदेह में न रहे कि कैसा क्वेश्चन आएगा। मैं हर एक सिलेबस किताब से टच करके आप लोगों के सामने सिलेबस रखता हूं। अभी जो हमारा क्लास चल रहा है ये पेपर 3rd है, आप लोग जानते हैं। तो पेपर 3rd के जो आज की क्लास है वो हमारा क्या टॉपिक है। टॉपिक है कि यूनिट 4 सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धतियां। जैसे मान लीजिए कि सामान्य बच्चों की कुछ दूसरी होती है, स्पेशल बच्चों की कुछ दूसरी होती है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे उन बच्चों को। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं। ठीक है, पहला है सोर्स मेथड, मतलब स्रोत विधि क्या क्या है सामाजिक शिक्षण की। देखिए, शिक्षा में जितनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अधिक से अधिक होता है उतना ही शिक्षण अस्थायी होता है। जितना ही हमारा ज्ञानेंद्रिय विकसित होगा उतना ही हमारी शिक्षा जानकारी क्या होती है, मजबूत होती है। ज्ञान की प्राप्ति में प्रत्यक्ष अनुभव का विशेष महत्व है। मान लीजिए कि कोई भी चीज एक हम किताब में पढ़ रहे हैं और वो चीज हमारे आंख के सामने अगर स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो उसको हम ज्यादा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुर्सी है, अगर छोटे बच्चे को चेयर के बारे में बताएंगे और वही चेयर उसके सामने रखेंगे तो दोनों की जानकारी में अंतर स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह देखकर ज्यादा समझता है और नहीं देखकर कम समझता है। जब हम किसी वस्तु को प्रत्यक्षता से देखते हैं तो वह ज्ञान अस्थायी और प्रभावशाली होता है, क्योंकि पुस्तकों आदि से प्राप्त ज्ञान उतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि प्रत्यक्ष अनुभवों से प्राप्त ज्ञान से, जो कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। इसके लिए स्रोत विधि अत्यंत लाभकारी विधि है, जिसमें परंपरागत विधि के द्वारा पढ़ाए जाने की अपेक्षा विभिन्न पाठ्य पुस्तक से संबंधित उपलब्ध स्रोतों के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप बलिया आए हैं, आप बलिया आए और चले गए गंगा नदी स्नान करने, तो आपने देख लिया कि हम बलिया गए थे तो गंगा नदी स्नान किए। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बलिया किस नदी के किनारे बसा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हम गंगा नदी के किनारे बसा है। लेकिन दुनिया में बहुत से शहर महानगर जो बसे हैं उसको याद करना पड़ता है कि कौन से शहर किस नदी के किनारे बसा है। अगर जिस शहर में आप चले गए वहां घूम फिर लिए तो वहां की जानकारी स्वतः आप प्रत्यक्ष के द्वारा अर्जित करते हैं, तो वो आपके दिमाग में क्या रहेगा, ज्यादा टिकाऊ रहेगा। ठीक है, अब है स्रोतों के प्रकार। आखिर इसके प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखिए, इसमें है प्रागैतिहासिक युग, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक युग, हिस्टोरिक
पीरियड। ठीक है, अब देखिए युग के आधार पर स्रोत विधि का यह प्रमुख प्रकार है। एक युग के आधार पर भी हम पता लगाते हैं। ठीक है, इस युग में लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय का इतिहास जानने के लिए अतीत की इमारतों के अवशेष, जैसे मान लीजिए कि इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अवशेष इमारत देखते हैं ना, उसी के बारे में बता रहा है। मनुष्य के अस्थि पंजर, मम्मी, मम्मी जानते हो किसको कहते हैं? मम्मी है कि जो पहले क्या होता था कि लोग मर जाते थे तो उनके शरीर पर बहुत दिनों तक रखने के लिए उनके बॉडी को एक उसके शरीर के ऊपर लेप लगाया जाता था कि ताकि उसकी बॉडी ज्यादा दिनों तक रहे। तो उस लेप को क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं। औजार, बर्तन तथा जेवरात आदि सीमाओं पर आधारित रहना पड़ता था। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्रोत के द्वारा सिंधु नदी घाटी के इतिहास को तैयार किया गया है। और इसमें देखिए ऐतिहासिक युग में, इस युग में क्या हो रहा है, दोनों का अंतर मैं डिफाइन कर रहा हूं। इस युग में प्रमाणित स्रोत उपलब्ध होते हैं। आज के युग में क्या होते हैं कि प्रमाणित चीजें क्या रहती है, उपलब्ध रहती हैं। जैसे प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, स्तूप लेख, मंदिर, लिखित ग्रंथ, अर्थशास्त्र, भवनों के खंडहर, संडके, इमारत, मुद्राएं तथा सिक्के, स्तंभ, वस्त्राभूषण आदि को प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक युग में क्या किया गया है कि यह है औरंगजेब का किला, उसको खंडहर है फिर भी उसको धरोहर के रूप में रखा गया है। तो जब बच्चा देखेगा तो पता लगा सकता है कि ये औरंगजेब का किला है। ठीक है, ये पुराने जमाने के सिक्के हैं, तो उसको आजकल धरोहर के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, अब है स्वभाव के आधार पर स्रोतों के प्रकार। ठीक है, अब स्वभाव के आधार पर किसका? तो ऐतिहासिक युग का। अब देखिए पहले अब आप लोग ये समझ लीजिए प्रागैतिहासिक युग। इस युग में लेखन कला का प्रयोग होने लगा था, परंतु इतिहास कथाओं तथा पुराणों के समान बन गया था। भारतीय इतिहास में इस युग को महाकाव्य काल कहा जाता है। जैसे रामायण तथा महाभारत, महाकाव्यों की रचना इसी युग में हुई थी। ठीक है, अब है इसमें स्वभाव के आधार पर स्रोतों के प्रकार। स्वभाव के आधार पर क्या है? जैसे इस वर्गीकरण में युग को महत्व न देकर स्रोतों की मौलिकता को महत्व दिया जाता है, जो निम्न है। पहला है इसमें मौलिक स्रोत। अब मौलिक स्रोत में क्या क्या है? इन्हें प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं। मौलिक स्रोत को क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं। वे स्रोत जो प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं लोगों से प्राप्त होते हैं जो उनसे संबंधित होते हैं, ऐसे स्रोत प्राथमिक कहलाते हैं, क्योंकि इनमें मौलिकता होती है। जैसे खंडहर, स्मारक, सिक्के, शिलालेख, अस्त्र शस्त्र, यंत्र, औजार, वस्त्र, आलेख इत्यादि। ठीक है, अब है देखिए गौण स्रोत। इसकी किसका है? पूर्व ऐतिहासिक काल का, और ये ऐतिहासिक काल का। तो इसमें देखिए गौण के स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेज। गौण स्रोतों में वे स्रोत आते हैं जो कि सीधे साधनों से प्राप्त न होकर अपरोक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। गौण स्रोत में कौन कौन से स्रोत आते हैं? अब मान लीजिए परीक्षा में पूछ देगा कि गौण स्रोत क्या है, तो गौण स्रोत वो चीज है जो स्रोतों से सीधे साधनों से प्राप्त न होकर अपरोक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। यह स्रोत अपेक्षाकृत कम विश्वसनीयता होते हैं, क्योंकि सूचनाओं के स्थानांतरण से शुद्धता कम होती जाती है। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें, विश्व शब्दकोश, जीवन गाथा, आत्मकथा इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब है इसमें चौथा, छात्रों की निरीक्षण, कल्पना तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। साथ ही सूझबूझ और सृजनात्मक क्षमताओं का भी विकास होता है। ठीक है, अब स्रोत विधि की उपयोगिता, तो पहले इसका जान लेते हैं
स्रोत विधि के प्रमुख सिद्धांत। स्रोत छात्रों को अभिप्रेरणा देते हैं, जिसके फलस्वरूप छात्र को विषय के प्रति अभिरुचि का विकास होता है। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि इसमें ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से दिया जाता है। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के यह विधि छात्रों में वास्तविकता एवं सत्यता को पहचानने की शक्ति उत्पन्न करती है। स्रोत विधि की सीमाएं। स्रोत विधि की सीमाएं क्या क्या है? ये पूर्व प्रागैतिहासिक काल की मैं बता रहा हूं। संपूर्ण विषय वस्तु के लिए स्रोत उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यह विधि अत्यधिक जटिल होती है। इसके लिए विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है। तीसरा है, स्रोत के प्रवर्धन के समय अनुशासन की समस्या होती है। यह पद्धति महंगी पद्धति है। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से स्रोत विधि का महत्व कम हो गया है। ठीक है। अब है प्रागैतिहासिक काल के स्रोत विधियां। देखिए, इसके स्रोत विधि अब देखिए। स्रोत विधि में छात्रों के सूक्ष्म सृजनात्मक चिंतन की क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है। मौलिक स्रोत छात्रों को सही प्रकार का वातावरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जा सकता है। यह विधि पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री को विस्तृत बनाने में सहायक है। ठीक है। और क्या है? अब है अनुसंधान या खोज विधि। इसमें क्या है? अनुसंधान और खोज विधि। 4.2 डिस्कवरी ऑफ मेथड। ठीक है। तो इसके पहले देखिए, अब डिस्कवरी ऑफ मेथड। समाज में खोज, सामाजिक शिक्षा में खोज विधि क्या है? इस विधि को एसी आर्मस्ट्रांग ने, जो लंदन में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने के लिए विकसित किया था, परंतु बाद में इसे पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के सामाजिक विज्ञान आदि के लिए भी उपयुक्त पाकर उनके शिक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि नाम से ही विदित है, अनुसंधान या खोज विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें विषय वस्तु का ज्ञान, समस्याओं का हल, तथ्यों का समानीकरण तथा निष्कर्षित सिद्धांतों को विद्यार्थियों पर थोपा नहीं जाता, बल्कि इन सभी बातों की खोज या अनुसंधान उसके अपने प्रयत्नों से ही कराने की चेष्टा की जाती है। इस विधि को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने कहा है कि खोज विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें हम विद्यार्थियों की यथासंभव एवं अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि इस पेपर में आ गया कि ये कथन किसका है कि खोज विधि शिक्षण की वह विधि है जिसे हम विद्यार्थियों को यथासंभव एक अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखना चाहते हैं। तो यह कथन किसका है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ठीक है। रखना चाहते हैं। अब देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में खोज विधि का प्रयोग, वो तो क्या था? सामाजिक विज्ञान में। ये है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की खोज विधि और ये है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की खोज विधि। इस विधि में सभी विद्यार्थियों को किसी एक प्रकरण विशेष का ज्ञान प्राप्त करने या समस्या विशेष को स्वतंत्र रूप से हल कराने का प्रयास किया जाता है।
यह प्रकरण या तो अध्यापक द्वारा पूर्ण नियोजित रूप से प्रस्तुत की जाती हैं या विद्यार्थी स्वयं ही परिस्थितिवश इसमें समानता होने पर इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। विद्यार्थियों को भली भांति अभिप्रेरित कर उन्हें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि वे अपने इस अनुसंधान या खोज कार्य को कैसे आगे बढ़ाए। छात्र अपने इस खोज कार्य में सभी संभव उपाय जुटाकर एक सच्चे खोजी के रूप में कार्य करते हैं। समय समय पर अध्यापक का मार्गदर्शन भी इन्हें इस कार्य हेतु प्राप्त होता रहता है। इस विधि हेतु निम्न सोपानों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है। ठीक है, अब कौन कौन से सोपान हैं तो देखिए, अब सामाजिक शिक्षण में कौन कौन से सोपान हैं जो शिक्षण खोज की विधि को पता लगाएंगे। ए है इसमें जो खोजना है उसके बारे में स्पष्ट ज्ञान। ठीक है, बी है आवश्यक सूचना या आंकड़ों का संग्रह। सी है संग्रह किए गए आंकड़ों या सूचनाओं का विश्लेषण। डी संभावित परिकल्पनाओं का निर्माण। सी निर्मित परिकल्पनाओं का परीक्षण। एफ है निष्कर्ष निर्धारण। अब है अनुसंधान विधि के गुण तथा लाभ। अनुसंधान विधि के गुण तथा क्या लाभ है। इसमें विद्यार्थियों में खोज या अनुसंधान करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अनुसंधान से क्या होता है कि विद्यार्थियों में आगे सीखने की, खोज करने की लालसा बनी रहती है, बढ़ी रहती है। इससे बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रियता और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। और इसमें क्या करते हैं कि जब बच्चे सीखते हैं तो बढ़ चढ़कर क्या करते हैं, भागीदारी लेते हैं। यह पूरी तरह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान स्पष्ट एवं प्रभावी होते हैं। रचनात्मक एवं स्व अनुसंधान स्थापित करने के इस विधि का उपयुक्त योगदान रहता है। ठीक है, अब है इसमें अगला क्या है देखिए, बालकों में आत्मनिर्भरता, आत्म विकास, चिंतनशीलता, स्व अध्याय, परिमर्शशीलता आदि गुणों के विकास में भी यह विधि काफी सहायक होती है। यह विधि तर्क, निर्णय, निरीक्षण, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण और समानीकरण करने की योग्यता पर बल देती है। इससे क्या फायदा होता है कि बच्चे जब सीखते हैं, अनुसंधान करते हैं, विभिन्न प्रकार के मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तो उसके क्या होती है, एक भीतर की पढ़ने की खोजपूर्ण विधि की जिज्ञासा बढ़ती है और काफी वो आसानी से उस चीज को सीख लेते हैं। ठीक है, अब है खोज विधि के दोष क्या है। इस विधि में कौन कौन से कुछ त्रुटि है, दोष है। प्रारंभिक कक्षाओं तथा छोटी आयु के बालकों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। इसका दोष क्या है, यह छोटे बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा है यह विधि विद्यार्थियों से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा रखती है। क्या करते हैं कि इससे क्या रहता है कि आवश्यकता से अधिक अपेक्षा इस विधि के द्वारा रहती है। ठीक है, यह विधि अध्यापकों से भी आवश्यकता से अधिक अपेक्षा रखती है। इस विधि का प्रयोग करने से पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में कठिनाई आ सकती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब परियोजना विधि के गुण देखिए। परियोजना क्या चीज है, मान लीजिए कि कोई भी चीज आप खोज कर रहे हैं या कोई भी चीज तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके लिए क्या किया जाता है, परियोजना की तैयार किया जाता है।
जैसे मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको लोहा दे दिया गया, लोहे का बुरादा और बालू दे दिया गया, और इसमें बताया गया कि किताब में पढ़ाया गया कि लोहे और बालू के बुरादे को मिलाने पर उसको कैसे अलग करेंगे, तो एक चुंबक होता है, उस बालू में घुमाएंगे और जितने भी लोहे के कण रहेंगे तो क्या होंगे कि चुंबक में सट जाएंगे, लोहे के कण अलग हो जाएगा, बालू क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको परियोजना तैयार करनी पड़ेगी कि चुंबक का व्यवस्था करना पड़ेगा, लोहे का कण का व्यवस्था करना पड़ेगा, बालू का व्यवस्था करना पड़ेगा, एक परियोजना तैयार करना पड़ता है ना। उसी प्रकार कोई भी चीज अनुसंधान करने के लिए आपको एक छोटा हो या बड़ा, उसके लिए परियोजना तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी परियोजना के बारे में बता रहे हैं। सीखने के विभिन्न नियमों का अनुपालन होता है। छात्रों में लोकतांत्रिक ढंग से सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। बालकों को एक दूसरे से अंतः क्रिया करने का अवसर मिलता है। क्या होता है कि बच्चे आपस में विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं। ठीक है, छात्रों की पूर्ण भागीदारी होती है। छात्रों में आत्मविश्वास, अनुशासन तथा विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। छात्रों को शारीरिक परिश्रम तथा मानसिक कार्य करने का उचित अवसर देता है। अब है परियोजना के विधि के दोष क्या है। सीखने में छात्रों को बहुत अधिक श्रम, समय तथा धन की आवश्यकता होती है। निर्धारित समय में इस विधि को पाठ्यक्रम समाप्त करना मुश्किल है। ठीक है, संबंधित सूचनाओं का संकलन, सूचनाओं का विश्लेषण एवं संगठन, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष की जांच। ठीक है, अब है समस्या समाधान की विधि के गुण। इस विधि की देखिए, ये है यहां अलग चैप्टर और इधर का क्या है, अलग चैप्टर। इसको बाद में बताऊंगा। अगर अंतर रहता है, दोनों ओर सेम रहता है, तो मैं दोनों ओर पढ़ता हूं। अगर नहीं रहता है तो इस इधर टॉपिक पहले है, इसके बाद अगला पेज होता है ना, तो उधर बाद में है, तो उसको आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। इधर पहले हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम उधर जाएंगे। ठीक है, इस विधि की प्राकृतिक, वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक है। इस विधि से छात्रों को अध्ययन करने की आदत का विकास होता है। यह छात्रों में समानीकरण आदि गुणों का विकास करता है। यह विधि सामूहिक कार्य हेतु प्रेरित करती है। इस विधि से छात्र को स्वयं अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अब है समस्या समाधान विधि के दोष। समस्या समाधान विधि के क्या क्या दोष है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। बालकों को सीखने में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। बालक अनौपचारिक तथा प्राकृतिक पद्धति से अधिगम कर लेते हैं। क्या होते हैं कि छोटे बालक क्या होते हैं कि प्राकृतिक चीज से अधिगम मतलब सीख लेते हैं। बालकों में स्वयं के बारे में बताने का पूर्ण अवसर मिलता है। बालक संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में आनंद की अनुभूति करते हैं। अब है खेल विधि के दोष। सामाजिक अध्ययन में ये जो बातें हो रही हैं, ये किसकी हो रही हैं, सामाजिक अध्ययन की बातें हो रही हैं। इधर क्या है, सामाजिक विज्ञान की बातें होगी। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में सभी शिक्षण बिंदुओं को इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस विधि को अपनाकर शिक्षण प्रदान करने के अनुशासन की समस्या हो सकती है। सभी प्रकार के खेलों के सापेक्ष कुछ ही प्रकार के खेलों का उपयोग करना इस पद्धति में किया जा सकता है। यह पद्धति सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, अब पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में कि सामाजिक विज्ञान के क्या क्या खूबियां है और दोष है। ठीक है,
देखिए, अब देखिए, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान विधि के गुण तथा लाभ। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान विधि के क्या गुण हैं तथा क्या लाभ है। तो अब हम इस पेज में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें विद्यार्थियों को खोज या अनुसंधान करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इससे बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रियता और भागीदारी को भी बढ़ावा मिलता है। यह पूर्ण तरह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान स्पष्ट एवं प्रभावी होते हैं। रचनात्मकता एवं स्व अनुशासन स्थापित करने में यह विधि का उपयुक्त योगदान रहता है। ठीक है। इसमें छात्रों को समय तथा शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता है। अब इसकी योजना पद्धति क्या है? प्लानिंग मेथड। इस विधि में छात्र के सम्मुख जो समस्याएं प्रस्तुत की जाती है उसे पूरा करने का प्रयोजन अथवा उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बालक सदैव सक्रिय रहता है और पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहता है। इस विधि में बालक की क्रियाशीलता को प्रधानता दी जाती है। इसमें जो कार्य छात्रों को कराया जाता है वह वास्तविक होता है और उसे वास्तविक परिस्थितियों में पूरा किया जा सकता है। परियोजना के निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी परियोजना होती है? पहली है सृजनात्मक परियोजना, दूसरी है समस्यात्मक परियोजना, तीसरी है कलात्मक परियोजना, चौथी है अभ्यास परियोजना। ठीक है। अब है ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये विधि क्या है? छोटे बच्चों के लिए नहीं है, प्राइमरी स्टेज के लिए नहीं है। इसमें किसी भी प्रकरण पर विस्तृत ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। अगला है समस्या समाधान विधि। अब इसका समस्या समाधान की विधि क्या है? बालक जन्म से ही जिज्ञासु होता है। वह बचपन से ही समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है, जिससे वह अपनी जिज्ञासा को समय समय पर शांत करता है। शिक्षक को चाहिए कि छात्र को इस प्रकार से सिखाए कि छात्र स्वयं अपनी बुद्धि से समस्याओं का समाधान कर सके। समस्या की प्रकृति, प्रभाव तथा उचित समाधान बालक के मानसिक तथा शारीरिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। समस्या समाधान विधि के चरण। अब समस्या समाधान विधि के कौन कौन से चरण हैं? पहला है समस्या का निर्माण एवं चयन, दूसरा है समस्या का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है परिकल्पना का निर्माण। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? छात्र इसमें अधिक समय तथा ऊर्जा खर्च करता है। इस विधि से शिक्षक के पाठचर्या समाप्त करने से अधिक कठिनाई होती है। इससे प्राप्त निष्कर्ष भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। यह विधि से केवल निपुण शिक्षक ही पढ़ा सकता है। सामाजिक विज्ञान में क्या हो सकता है? इसमें निपुण शिक्षक ही उसको पढ़ा सकता है। ठीक है। अब है इसमें खेल विधि। प्लेइंग मेथड क्या है? खेल बालकों को अनौपचारिक अधिगम महत्वपूर्ण माध्यम होता है। खेल क्या होता है कि बातों बातों में सिखाने का एक बहुत ही कुशल जरिया होता है। इसमें बच्चों के विकास में खेल अंतर्निहित होता है। खेल विधि बालकों को एक ऐसा माध्यम देती है जिसमें बालक अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। खेल विधि की विशेषताएं। खेल विधि की कुछ विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। अधिगम प्रक्रिया में खेल प्रभावी होता है। अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? खेल प्रभावी होता है। छोटी कक्षाओं के लिए प्रभावी भी है। यह क्या होता है कि छोटी कक्षाओं के लिए भी ये
विधि प्रभावी है। खेल विधि से भाषा सीखना, खेल विधि से बच्चे को भाषा कैसे सिखाएंगे? खेल विधि से भाषा को बहुत ही प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से खेल विधि के द्वारा सिखाया जा सकता है। जैसे भाषा सिखाने के लिए निम्न खेल की क्रियाएं कराई जा सकती हैं, जैसे वाद विवाद, अंताक्षरी, नाटक करना, कहानी कथन आदि। ठीक है, बच्चे में वाद विवाद मतलब प्रतियोगिता कराना, भाषण प्रतियोगिता कराना, अंताक्षरी इंग्लिश हो या हिंदी, ये सीखने की क्या है, खेल विधि के द्वारा सीखने की काफी सुलभ प्रक्रिया है। अब है खेल विधि से गणित सिखाना। अब बच्चे को आप खेल विधि से गणित कैसे सिखाएंगे? देखिए, संख्या तथा पहाड़ा सिखाने के लिए बालकों को अंक खेल के साथ ही मोती, कंकड़, विभिन्न प्रकार के टुकड़े आदि के माध्यम से अधिगम कराया जाता है। क्या होता है कि आप गिनती सिखाने के लिए, पहाड़ सिखाने के लिए मोती के कण या मौखिक रूप से इसको सिखाया जा सकता है। साथ ही बालों को गणितीय संबंधी खेल भी, जैसे बैंक, साहूकार, दुकानदार, उपभोक्ता इत्यादि को प्रस्तुत करने वाले नाटक कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। अब इस टॉपिक से क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बने हैं वो आप लोग अब ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे पहला सवाल है, पहला हमारा क्या सवाल है, स्रोत विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, ए छात्रों की तार्किक क्षमता को बढ़ाना, बी है छात्रों को जानकारी एकत्र करना सिखाना, सी खेल में भागीदारी बढ़ाना, डी समस्याओं का समाधान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी छात्रों को जानकारी एकत्र करना सिखाना। ठीक है, अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, सेकंड नंबर क्या सवाल है, अनुसंधान विधि में किस प्रक्रिया का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? ऑप्शन हमारा क्या है, ए ध्यान केंद्रित करने की, बी प्रयोग और विश्लेषण की, सी खेलकूद की, डी कहानी सुनने की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयोग और विश्लेषण की। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए खेल विधि का लाभ क्या है? ठीक है, ए है सामाजिक कौशल का विकास, बी शारीरिक विकास में सुधार, सी शैक्षिक सामग्री में समझ में वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, योजना पद्धति में मुख्य जोर किस पर होता है? योजना पद्धति में मुख्य जोर किस पर होता है? ऑप्शन हमारा ए है कार्यों की व्यवस्था पर, बी पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने पर, सी खेल की गतिविधियों पर, डी व्यक्तिगत समस्याओं पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कार्यों की व्यवस्था पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, समस्या समाधान पद्धति का उद्देश्य क्या होता है? ए छात्रों को निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, बी नई जानकारी का संचार करना, सी छात्रों को मनोवैज्ञानिक मदद देना, कि डी है खेल में भागीदारी बढ़ाना। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा, आप लोग सोच के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छात्रों की निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, स्रोत विधि के अंतर्गत कौन सा कदम नहीं आता है? स्रोत विधि के अंतर्गत कौन सा कदम नहीं आता है?
ए समस्या की पहचान, बी समाधान योजना, सी शोध के निष्कर्ष निकालना, डी खेल गतिविधियों में भाग लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल गतिविधियां में भाग लेना। ये स्रोत विधि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। अनुसंधान विधि का प्रमुख लाभ क्या है? अनुसंधान विधि का प्रमुख लाभ क्या है? ए है समस्या समाधान की दक्षता, बी तर्क शक्ति में वृद्धि, सी समूह कार्य कौशल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 क्या है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेल विधि किस आयु वर्ग के छात्रों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन हमारा क्या है? ए सभी आयु वर्ग, बी केवल प्राथमिक वर्ग, सी केवल माध्यमिक वर्ग, डी केवल उच्च शिक्षा के छात्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी आयु वर्ग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सामग्री तैयार करते समय किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है? ए दृश्य प्रस्तुतियों पर, बी श्रवण और स्पर्श सामग्री पर, सी कठिन गतिविधियों पर, डी सामान्य पाठ्यक्रम पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रवण और स्पर्श सामग्री पर। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। योजना पद्धति का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? छात्रों के बीच प्रतियोगिता का विकास, बी कार्य योजना को व्यवस्थित करना, सी खेल का आयोजन, डी किसी समस्या को हल करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्य योजना को व्यवस्थित करना। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? समस्या समाधान पद्धति का कौन सा चरण आवश्यक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा समस्या की पहचान, बी सहयोग का कार्यान्वयन, सी समाधान का आकलन, डी खेल की गतिविधियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, खेल की गतिविधियां। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। अनुसंधान विधि में निम्न में से कौन सा घटक प्रमुख है? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है? ए है प्रश्नों का सृजन, बी खेलों का आयोजन, सी रचनात्मक लेखन, डी समस्या की अनदेखी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रश्नों का सृजन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है? ए श्रवण विधि, बी दृश्य विधि, सी स्पर्श विधि, डी गतिविधि विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दृश्य विधि। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, क्या कह रहा है? फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है कि स्रोत विधि का उद्देश्य किसमें सुधार करना है? ठीक है, ए है शोध कौशल में, बी निर्णय क्षमता में, सी अनुशासन में, डी संज्ञानात्मक क्षमता में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शोध कौशल में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। समस्या समाधान पद्धति का कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है,
ए है समस्या को पहचानना, बी खेल का आयोजन, सी विकल्पों का मूल्यांकन, डी समाधान लागू करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, खेल का आयोजन। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। अनुसंधान विधि का उपयोग किस प्रकार की शिक्षा में होता है? ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है सैद्धांतिक शिक्षा, बी है व्यवहारिक शिक्षा, सी है नैतिक शिक्षा, डी धार्मिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यवहारिक शिक्षा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या है हमारा? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष रूप से कौन सी विधि उपयोगी है? ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। क्या हमारा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है खेल विधि, बी है श्रवण और स्पर्श विधि, सी है दृश्य विधि, डी है ध्यान विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रवण और स्पर्श विधि। ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? योजना पद्धति के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? ठीक है। ऑप्शन ए है योजना बनाना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, बी खेल खेलना, अभ्यास करना, जांच करना, सी समस्या ढूंढना, हल करना, निर्णय लेना, डी विचार करना, मनन करना, संवाद करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, योजना बनाना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अनुसंधान विधि में क्या शामिल नहीं होता है? अनुसंधान विधि में क्या शामिल नहीं होता है? ए डेटा संग्रह, बी डेटा का विश्लेषण, सी व्यक्तित्व का अनुभव, डी निष्कर्ष निकालना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यक्तित्व का अनुभव। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए खेल विधि का उद्देश्य क्या है? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए खेल विधि का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हमारा है ए, भाषा कौशल में सुधार, बी है सामाजिक संपर्क बढ़ाना, सी खेल में कौशल का विकास, डी सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी विकल्प इसका सही है। ठीक है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? समस्या समाधान पद्धति में कौन सा अंतिम चरण है? ऑप्शन हमारा क्या है? ए योजना बनाना, बी समाधान लागू करना, सी परिणामों का मूल्यांकन, डी समस्या को पुनः परिभाषित करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परिणामों का मूल्यांकन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए खेलों का आयोजन किस रूप में किया जाना चाहिए? ऑप्शन हमारा ए है वीडियो आधारित, बी ऑडियो और टेक्सटाइल आधारित, सी चित्रों पर आधारित, डी लिखित निर्देशों पर आधारित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑडियो और टेक्सटाइल पर आधारित। ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अनुसंधान विधि में मुख्य रूप से किस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? ठीक है। ऑप्शन हमारा ए है सामान्य समस्याएं, बी है व्यक्तिगत समस्याएं, सी है सामाजिक और वैज्ञानिक समस्याएं, डी है निजी समस्याएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक और वैज्ञानिक समस्याएं। ठीक है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? योजना पद्धति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? योजना पद्धति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए है शिक्षा के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाना, बी छात्रों के बीच खेल भावना विकसित करना,
सी समस्याओं को अनदेखा करना, डी किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्लास का क्या है, वीडियो का? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए खेल विधि का सबसे उपयुक्त स्वरूप क्या है? जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए खेल का सबसे उपयुक्त चीज क्या है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए है संवाद आधारित, बी श्रवण और स्पर्श आधारित, सी वीडियो आधारित, डी पुस्तक आधारित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रवण और स्पर्श आधारित। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए आज का हमारा क्लास खत्म होता है। फिर मैं इसी थर्ड पेपर का अगला जो टॉपिक होगा वो मैं आप लोगों के सामने लेकर अगले क्लास में हाजिर होऊंगा। लेकिन आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बना रहे। ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़िए। फिर मैं अगली क्लास में इसी टॉपिक का अगला यूनिट आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।